अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करें। अगर आप क्लास 10th यानी हाई स्कूल में हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नस्र की तशरीह कैसे करें मैं सियाक और सबाक के। और ये हमारा कंप्लीट उर्दू नस्र होगा। इसमें हम जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में बताए गए हैं उन सब को कवर करने वाले हैं इस अकेले एक वीडियो में। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है उमराव जान अदा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। उमराव जान अदा सबक से अलग अलग जगह से पैराग्राफ दिया गया है और पूछा गया है कि इसका सियाक व सबाक करिए, मैं सियाक व सबाक के तशरीह कीजिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सियाक व सबाक की। सियाक व सबाक जिसे हिंदी में प्रसंग कहते हैं, यानी ये कहाँ से लिया गया है और इसको लिखने वाले कौन हैं। और फिर उसके बाद आप ये भी बताइए कि जो तशरीह करने के लिए जो इबारत दी जाए उसके बारे में वो क्या कहना चाह रहे हैं जो हमारे मुसन्निफ हैं, तो उस चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा लिखिए। तो सियाक व सबाक हो जाएगा। तो सियाक व सबाक में लिखिए कि ये इक़्तिबास उर्दू की नई किताब के सबक उमराव जान अदा से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ कहते हैं लेखक को, तो जिसके मुसन्निफ मिर्ज़ा हादी रसूआ हैं। उमराव जान अदा एक तवाइफ की आप बीती है जो मिर्ज़ा हादी रसूआ को अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है। इसके बाद हम करते हैं सबक का खुलासा, क्योंकि हमारा सबक जो है वो बहुत बड़ा है, तो अगर हम सबकी तशरीह करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस वजह से मैं आपको सारा सबक का खुलासा करा दे रही हूँ, बता दे रही हूँ कि क्योंकि तशरीह करना आसान भी होता है लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो सियाक और सबाक है। तो ये कहीं से भी पैराग्राफ दिया जाए, अगर उमराव जान अदर टॉपिक है तो उसका सियाक व सबाक यही रहने वाला है, लेकिन जो तशरीह है वो जो इबारत दी जाए उसके अकॉर्डिंग आप करिए। तो यहाँ मैं सबक का जो पूरा निचोड़ आप कह सकते हैं उसको कराने वाली हूँ। तो उमराव जान अदा जो है उसका खुलासा ये है कि मिर्ज़ा हादी रसूआ का मशहूर नावल, ये उमराव जान अदा क्या है, ये अफसाना नहीं है बल्कि ये नावल है और ये मिर्ज़ा हादी रसूआ का मशहूर नावल है। उमराव जान अदा हकीकत पर मबनी है। ये एक तवाइफ की दास्तान है जो उसकी ज़बानी है, यानी वो खुद सुनाती है। उमराव जान उर्फ अमीरुन, ये उमराव जान जो है ये बाद में बनती है लेकिन इनका असल नाम या बचपन का नाम अमीरुन होता है। फैजाबाद की एक जमींदार की लड़की थी। माँ बाप बहुत शरीफ, नेक और रोज़ा नमाज के पाबंद थे। लड़कपन में उमराव जान को एक गुंडा उठाकर ले गया। देखिए, ये जो जमींदार आप यूँ समझिए जैसे कोई पुलिस ऑफिसर, क्योंकि एक गुंडा के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की और उसको जेल भेज दिया। तो फिर जब गुंडा रिहा हुआ, जेल से छूटा, तो उसके बाद उसने उस जमींदार की लड़की को मारना चाहा, लेकिन उसने फिर सोचा कि उसको रहम आ गया। उसने सोचा चलो इसको जान से नहीं मारता हूँ बल्कि इसको उठाकर कहीं ले जाकर बेच देता हूँ तो कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। इसी वजह से जो गुंडा था वो जमींदार की बेटी जिसका नाम अमीरुन था उसको उठाकर ले गया और लखनऊ जाकर उसे बेच दिया। जिस कोठे पर उमराव जान को ले जाया गया वहां और भी लड़कियां थीं जिन्हें गाने बजाने की तालीम दी जाती थी। उमराव जान को भी इस तालीम से आरास्ता किया गया, यानी जो तालीम थी गाना बजाना की ये अमीरुन को भी सिखाया गया, जो अब उमराव जान बन गई थी। जब वो तवाइफ बन गई तो उसे एक डाकू उठा ले गया। अब इससे पहले एक गुंडा उठा कर ले गया, उसको ने बेच दिया, लेकिन जब वो तवाइफ बन गई तो उसको फिर से एक डाकू उठा ले गया।
उसके चंगुल से किसी तरह आज़ाद होने के बाद वो कानपुर और लखनऊ की गलियों में भटकती रही। आखिरकार फिर अपने वतन फैजाबाद वापस आ गई, यानी जहाँ वो पैदा हुई थी, जहाँ उसके माँ बाप रहते थे, वहाँ वो फिर से वापस आ गई। नावल के आखिरी हिस्से में उमराव जान अपने भाई और माँ से मुलाकात का वाकया बयान कर रही है। वो उसी मोहल्ले में मुजरा करने आती है जिसमें वो कभी पैदा हुई थी और जहाँ उसके वालिदैन और भाई रहते थे। लेकिन मोहल्ले में आने के बाद उमराव जान उर्फ अमीरुन को पहचान लिया गया। माँ ने उसको बुलाया। गैरतमंद भाई को जब पता चला तो उसने मार डालना चाहा, मगर रहम आ गया और उसे ये कहकर छोड़ दिया कि वो उसके घर से चली जाए। उमराव जान न सिर्फ अपने भाई का घर बल्कि फैजाबाद छोड़कर फिर से लखनऊ चली गई। इस सबक में उमराव जान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इनकलाब और लखनऊ की तबाही व बर्बादी का तज़किरा भी किया है। तो अगर ये पूरा खुलासा हो गया सबक का, अगर कहीं से भी आपको कोई इबारत दी जाए और पूछा जाए तो आप जो इबारत दी जाए उसी के अकॉर्डिंग उसकी तशरीह कीजिए, क्योंकि तशरीह करना आसान होता है। इसके बाद अगला टॉपिक है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके सिलेबस में बताया गया है वो कहीं ना कहीं पूछा ही गया है, वो इम्पॉर्टेंट ही है, तभी वो बताया गया है। और इन्हीं जो मैं करा रही हूँ इन्हीं किसी टॉपिक में से आपसे पूछा जाएगा। तो ये सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, इसका सियाक व सबाक आप लिखिए, यानी प्रसंग जिसे कह सकते हैं कि ये पैराग्राफ। अब यहाँ पर आप पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, इबारत भी लिख सकते हैं और पारा नसरी पारा भी लिख सकते हैं। तो कुछ भी लिखिए, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये आपका गलत नहीं हुआ। अगर आप सोचें कि यहाँ पर हम इबारत ही लिखें, पैराग्राफ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि आप यहाँ पर पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, इबारत भी लिख सकते हैं। इसीलिए मैं अलग अलग नाम लिखा रही हूँ कि आप कंफ्यूज मत होइए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इबारत या ये पैराग्राफ हमारी दरसी किताब के सबक सवेरे जो कल आँख मेरी खुली से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ पितरस बुखारी हैं। इस इबारत में उन्होंने सुबह सवेरे उठने के दिलचस्प वाक़या की मंजरकशी की है। इसके बाद सबक का खुलासा। अब तशरीह आप कहीं से भी पूछा जाए आप करिए, लेकिन सियाक व सबाक यही लिखिए। तो सबक का पूरा निचोड़ क्या है, पूरा खुलासा क्या है, उसको आप जानिए कि ये सबक कहना क्या चाह रहा है। तो सवेरे जो कल आँख मेरी खुली एक मामूली सा वाक़या है, मगर उसे पेश करने में पितरस बुखारी का अंदाज निराला है। इम्तिहान करीब थे, जैसे आजकल आप लोगों के इम्तिहान बिल्कुल नज़दीक हैं, इसी तरह पितरस बुखारी अपना वाक़या बयान करते हैं कि जब उनका एग्ज़ाम नज़दीक था तो क्या हुआ। तो इम्तिहान करीब थे और ख्याल था कि सुबह सवेरे थोड़ा सा मुताला करना ज़रूरी है, यानी थोड़ा सा तो पढ़ना ज़रूरी है। अब एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ चुके हैं तो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेते हैं। लिहाजा एक दिन अपने पड़ोसी से सुबह सवेरे जगाने के लिए कह दिया, मगर वो रहे लाला जी। यानी उन्होंने लाला जी से बोला कि लाला जी ज़रा मुझे सुबह सवेरे उठा दीजिए जिससे मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ। तो उन्होंने दूसरे दिन सुबह 3 बजे जगा दिया। सोचिए, सुबह 3 बजे, ये दोपहर का 3 नहीं बल्कि सुबह, कितनी ज़्यादा सुबह होगी। तो सुबह 3 बजे जगा दिया। जगाया भी इस तरह कि दरवाजे पर खूब मुक्केबाजी की। ये मुक्कत नहीं बल्कि मुक्केबाजी होगा, आप ऐसे लिखिए, मुक्केबाजी की। हमने चमकते हुए तारे देखकर और 3 बजे का वक्त सुनकर कमाल ज़ब्त से काम लिया। कि इतनी सुबह तो जगाने के लिए नहीं बोला था, बिल्कुल कमाल ज़ब्त, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया लेकिन उसको फिर कंट्रोल करके उससे सब्र से काम लिया और दरवाज़ा खोलकर लाला जी का शुक्रिया अदा किया। ये लालची नहीं बल्कि लाला जी होगा। लाला जी का शुक्रिया अदा किया कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी सुबह जो जगा दिया। बल्ब बुझाकर फिर सो गए और फिर वही 10 बजे उठे। यानी पहले भी 10 बजे उठते थे, लेकिन अब जब बोला था लाला जी को कि ज़रा सुबह उठा देना, तो फिर से अब उन्होंने तो जगा दिया, लेकिन कितने बज रहे थे, 3 बज रहे थे। तो उनका शुक्रिया अदा किया कि आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने हमें इतनी सुबह जगा दिया। लेकिन फिर बल्ब बुझाया और फिर से सो गए और वही फिर कितने बजे उठे, जैसे पहले उठते थे, यानी 10 बजे उठे। 12 बजे तक मुँह हाथ धोकर और चाय पी कर सैर को निकल गए। शाम को लौटे तो अपने साथी को पढ़ता हुआ देखकर खुद को गैरत आई। यानी जब देखा कि मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा गैरत महसूस हुआ। किताबों को ठीक से देखा, यानी फिर सोचा कि चलो अब कुछ तो पढ़ ही लेता हूँ। इस वजह से किताबों को जो बेतरतीब रखी हुई थी उनको सही से रखा।
हिसाब लगाया तो पता चला कि बहुत सा मुताला करना है, यानी सारी चीज़ें तो बची ही हुई हैं, कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है, कुछ तैयार ही नहीं है। तो जब पता लगाया, हिसाब लगाया, तो उनको ये पता चला कि अभी बहुत कुछ पढ़ना है। लाला जी की मदद ली और सुबह 6 बजे उठने के बाद एक मुसलमान की हैसियत से कलमा शहादत पढ़ा। लेकिन उसके बाद कब लिहाफ मुंह पर ढका और कैसे क्या हुआ कुछ होश नहीं था। यानी वो उठ तो 6 बजे गए, लेकिन लाला जी को शुक्रिया फिर अदा किया और बोले कि हाँ हम उठ गए, लेकिन फिर सो गए। उठने के बाद खुद को मलामत करता रहा। तीसरे दिन भी लाला जी ने अपनी ड्यूटी निभाई, यानी वो जैसे जगाते थे वो फिर से जगाते थे। हमने उनका शुक्रिया अदा किया और फिर वही हुआ जो रोज़ होता था। अलबत्ता अपने मामूल में थोड़ी सी तब्दीली आई। अब पहले 10 बजे उठते थे, अब क्या करते थे, अब एक बार जागते थे 6 बजे, यानी जब लाला जी जगाते थे तब उठते थे एक बार, और फिर दूसरा जागना इनका होता था 10 बजे, यानी जो अपना इनका पुराना मामूल था उसी के अकॉर्डिंग ये उठते थे। लेकिन जब लाला जी से बोला था कि हमको उठा दो, तो इस वजह से उनको दिखाने के लिए ये बोलते थे कि हाँ लाला जी आपका शुक्रिया और मैं उठ गया हूँ, लेकिन ये उठते नहीं थे, ये फिर से सो जाते थे और फिर वही उठते थे जो अपना पुराना मामूल इनका था 10 बजे का उठना। इस दौरान लाला जी आवाज़ें दे तो नमाज, यानी नमाज पढ़ रहा हूँ ये बता देता था मैं लाला जी को। ये पुतरस बुखारी कह रहे हैं। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है चारपाई। चारपाई से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चारपाई में आप लिखिए सियाक व सबाक। सियाक व सबाक होगा कि ये पैराग्राफ प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइया चारपाई से लिया गया है। चारपाई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस कदर अहमियत की हामिल है, इस पर प्रोफेसर साहब ने रोशनी डाली है। इसके बाद सबक का खुलासा, यानी पूरा सबक क्या कहता है। सबक का खुलासा ये है कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने चारपाई की ज़रूरत और खुसूसियात को बड़े ही दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। वो हंसी हंसी में ऐसी तंजिया और फ़लसफ़ियाना बातें कह जाते हैं जो इंसान के दिल में घर कर जाती है। वो कहते हैं चारपाई एक ऐसी चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मौत तक हर जगह काम आती है। उसका इस्तेमाल चाहे ऑफिस हो चाहे जेल खाना, हर जगह होता है। रशीद अहमद सिद्दीकी चारपाई की मिसाल हुकूमत के उस मुलाजिम से देते हैं जिसको किसी भी वक्त किसी भी काम पर लगाया जा सकता है। ICS पास करके हुकूमत की आला नौकरी करने वाला शख्स या सिविल सर्जन या फिर कोई इंजीनियर, मगर चारपाई तो इन सभी से ज़्यादा कारआमद है। मरीज़ के लिए चारपाई से ज़्यादा कारआमद कोई चीज़ नहीं। दवा की पोटलियाँ तकिए के नीचे, जोशानदे की दगीची सिरहाने, एक बीबी तबीब तो दूसरी खिदमत गुजार। चारपाई से मिला हुआ पेशाब पाखाने का बर्तन रखा हुआ है। गर्ज की अपनी सारी ज़रूरियात से चारपाई पर ही फारिग हो जाइए। हिंदुस्तानी घरों में चारपाई का इस्तेमाल बैक वक्त या वक्त वक्त पर ड्राइंग रूम, सोने का कमरा, दवाखाना, संदूक, किताब घर वगैरह सब जगह होता है। कोई मेहमान आया, चारपाई हाजिर। चारपाई पर ही मेहमान को मुंह हाथ धुलाकर खाना खिलाया जाएगा और इसी पर मेहमान के सोने का इंतज़ाम किया जाएगा। चारपाई पर अनाज भी सुखाया जा सकता है। खानदान के बुजुर्ग चारपाई पर बैठकर गुफ्तगू करते हैं, यानी बातें करते हैं। वो लोग चारपाई की अफादियत को क्या जाने जो सोफ़े और ड्राइंग रूम के दलदल में हैं। मेरे नज़दीक ऐश व इशरत के जितने सामान हैं, चारपाई उन सब को पूरा कर सकती है। तो ये बात कह रहे हैं रशीद अहमद सिद्दीकी अपने इंशाइया चारपाई में। इसके बाद अगला एक अफसाना है पूरे चांद की रात। तो पूरे चांद की रात, ये इसका सियाक व सबाक लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका जितने भी हैं जो सिलेबस में बताए गए हैं उन सब के सब इम्पोर्टेंट ही हैं, तभी वो सिलेबस में आपके बताए गए हैं। क्योंकि आपका अगर देखेंगे तो कई सारे टॉपिक हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आपके सिलेबस में उन्हीं का नाम दिया गया है। तो इसका सियाक व सबाक लिखिए कि ये पैराग्राफ हमारी दरसी किताब के सबक पूरे चांद की रात से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ कृष्णचंद्र हैं। कृष्णचंद्र जिसे शहंशाह अफसाना कहा जाता है। इसमें उन्होंने कश्मीर की मंजरकशी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में की है। इसके बाद सबक का खुलासा, यानी पूरा सबक क्या कहता है उसको आप समझिए। कृष्णचंद्र ने पूरे चांद की रात को बहुत ही सलीके से पेश किया है।
इस अफसाने के 2 बाब हैं, यानी 2 हिस्से हैं। पहले बाब में उन्होंने मंजर कशी की है कि हीरो एक खूबसूरत और कमसिन कश्मीरी लड़की से मिलता है जो फलों और मेवों से उसकी खातिर करती है। उस दौरान हीरो लड़की से मोहब्बत कर बैठता है और उससे शादी करना चाहता है। जैसे ही वो शादी की बात करने जाता है तो वो लड़की उसे एक मर्द के साथ बैठी हुई दिखाई देती है। वो उसके साथ न सिर्फ हंस बोल रही थी बल्कि उसे अपने हाथ से खाना भी खिला रही थी। हीरो समझता है कि लड़की उस मर्द से मोहब्बत करती है। वो उसको छोड़कर चला जाता है और शादी कर लेता है, यानी अलग से वो शादी कर लेता है। उसे लगता है कि मैं इसको पसंद नहीं हूँ, ये शायद किसी और को पसंद करती है। करीब 50 साल के बाद वो फिर उसी जगह लौट कर आता है जहाँ वो औरत अपने बच्चों के साथ एक मकान में रह रही है, यानी वही लड़की जिससे हीरो को मोहब्बत हो जाती है उसी लड़की का वो घर होता है। तो वो ये करीब हीरो कब आता है, करीब 50 साल के बाद। काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं, उनके शादी हो चुकी होती है, पोती पोता भी हो चुके होते हैं, तब वो फिर से उसी जगह पर आते हैं। हीरो को उस बात का इल्म होता है कि वो लड़की भी उसको पसंद करती थी और वो शख्स जिसको वो लड़की अपने हाथ से खाना खिला रही थी वो और कोई नहीं, उस लड़की का सगा भाई था। अब इन्होंने चूंकि देखा नहीं था, जानते नहीं थे, तो ये लड़की अपने सगे भाई से उस हीरो को मिलाना चाहती है। इस वजह से उसको बुलाती है, उसके साथ खाना खाती है, अपने हाथों से उसको खाना खिलाती है। लेकिन जो हीरो होता है वो छुप के कहीं से देख रहा होता है और उसको ऐसा महसूस होता है कि इस लड़की को कोई और पसंद है। जो लड़का खाना साथ में बैठा हुआ है शायद उसको वो पसंद है। इस वजह से वो चला जाता है बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले, और फिर वो अलग जाकर शादी कर लेता है और यहाँ इस लड़की की भी शादी हो चुकी होती है। वो हीरो से मुलाकात करना चाहती थी मगर हीरो गलतफहमी का शिकार होकर वहां से चला गया। अब दोनों के बच्चे बड़े हो चुके थे, बच्चे तो बड़े और पोती पोता भी हो चुके थे, इतने बड़े 50 साल के बाद आए थे। मुसन्निफ ने कश्मीर की मंजरनिगारी बहुत दिलकश अंदाज में की है। इसके बाद अगला है एक गरम कोट। गरम कोट का सियाक व सबाक ये होगा, सियाक व सबाक जिसे प्रसंग कहते हैं, कि ये इबारत हमारी दरसी किताब के अफसाना गरम कोट से ली गई है। यानी ये जो गरम कोट है ये क्या है, ये नावल नहीं बल्कि ये अफसाना है। इसके मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी हैं। गरम कोट एक क्लर्क की मुफलिसी की कहानी है। इसके बाद सबक का खुलासा करिए। तो सबक का खुलासा ये है कि राजेंद्र सिंह बेदी ने एक पुराना गरम कोट जो अब पोसीदा हो गया था तभी खरीदा था, लेकिन वो उसको अब पहनना नहीं चाहता था क्योंकि उसका अपना एक रुतबा था, अपनी एक सोसाइटी थी, इसलिए उसको एक नए और गरम कोट की ज़रूरत थी। बेचारा था तो एक नौकर यानी क्लर्क था और बीवी बच्चों के लिए उसको अपनी बहुत सी ज़रूरियात से हाथ खींचना पड़ता था। एक बार जब वो लाहौर के अनारकली बाजार से गुजर रहा था तो उसने वहाँ कोट के कपड़ों के बहुत सारे थान देखे, मगर उसके जेब में 10 रुपए से ज़्यादा पैसे न थे। उसे वरिष्ठ गरम कोट खरीदने का ख्याल आया, लेकिन पैसों की कमी की वजह से न खरीद सका। एक दिन उसका एक दोस्त मिला जो वरिष्ठ कोट पहने हुए था, यानी जो वो खुद खरीदना चाहता था, तो उसने देखा कि उसका दोस्त एक वही कोट वरिष्ठ कोट पहने हुए है। वो उस के कोट को हैरानी से देखता तो रहा, लेकिन उसने अपने लिए कोट खरीदने के बजाय बीवी की फरमाइश की कुछ चीज़ें खरीदनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि वो 10 का नोट भी उसके कोट की फटी हुई जेब से कहीं निकल गया था। यानी जो चीज़ें बीवी ने मंगाया था बाजार से, तो वो चीज़ों को लेने गया था, लेकिन उससे कोट भी दिखा तो वो बड़ी हैरानी से देख रहा था और फिर सोच रहा था चलो मैं कोट ना लूँगा, जो चीज़ें मेरी बीवी ने मुझे बताई है कि ये लेकर आओ बाजार से, मैं उसी को लेकर जाऊँगा। लेकिन फिर उसने जब चेक किया तो उसे लगा कि वो नोट गिर गया उसके कोट में, वो क्योंकि कोट में उसके क्या था, जेब में छेद था और उसी से वो फटी हुई थी, तो उसे लगा कि ये गिर गया कहीं, और वो बेचारा कुछ भी ना खरीद सका। मुंह लटकाए घर लौटा, तब तक बीवी और बच्चे सो चुके थे। उसकी हालत से उसके घर वाले ही नहीं बल्कि तमाम दोस्त भी वाकिफ थे, लेकिन अचानक महसूस हुआ कि जिस 10 के नोट के बारे में वो सोच रहा था कि जेब से कहीं गिर गया है, वो तो उसी कोट के जेब में है। यानी वो कहीं था लेकिन उसे लगा शायद गिर गया, लेकिन वो उसी कोट के जेब में था। वो फौरन घर की तरफ भागा और 10 का नोट शमी जो उसकी बीवी है,
गरम कोट, ये शमी किरदार अगर पूछा जाए किस का है तो ये गरम कोट का, ये शमी जो है ये इनकी बीवी का नाम है। तो उन्होंने अपनी जो बीवी ने पहले सामान बताया था तो वो नहीं लाया, उसे लगा शायद गिर गया पैसा, लेकिन फिर जब वो घर आया उसे लगा कि नहीं ये तो पैसे मेरे पास ही हैं, तो उसने अपनी बीवी शमी जिसका नाम है उसके हवाले पैसे कर दिया और कहा कि आप जो जो चीज़ें हमको बताई हो, गुलाब जामुन हुआ और कई सारे चीज़ें बताई थी, कई कपड़े बताए थे, कई सारी चीज़ें बताई थी, तो वो लेकर आओ। तो उसने कहा ये पैसे लो और खुद जाकर ले आओ। सिर्फ इतना ही नहीं, उसको पड़ोसन के साथ बाजार भी भेज दिया ताकि वो अपनी मर्जी का सामान खरीद लाए। लेकिन जब वो घर वापस आई तो उसके पास ना तो गुलाब जामुन था और ना ही गुब्बारे, यानी ये सारी चीज़ें उसकी बीवी ने उससे मंगाया था पहले, तो लेकिन उसको लगा नहीं है, तो फिर वो उसको जब पैसे दे दिया कि ये जाओ ये सारे सामान तुम पड़ोसन के साथ जाओ और ले आओ बाजार से, तो ये सारी चीज़ें उसकी बीवी जो शमी थी वो नहीं लेकर आई, बल्कि उसके हाथ में कोट का ऊनी कपड़ा था, यानी जैसे वो खरीदना चाहता था गरम कोट, तो वो उसकी बीवी लेकर आ गई। इसके बाद अगला एक है अल्ताफ हुसैन हाली। तो अल्ताफ हुसैन हाली एक सबक है, इसका सियाक व सबाक होगा कि इस इबारत को मौलवी अब्दुल हक कौन है, तो मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है बाबाए उर्दू। क्या कहा जाता है? बाबाए उर्दू, ये भी याद रखिए। बाबाए उर्दू कौन है, तो बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक हैं। तो इस इबारत को मौलवी अब्दुल हक के मजमून हाली से लिया गया है। इस सबक में मौलवी साहब ने हाली की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली है। इसके बाद सबक का खुलासा करिए। सबक का खुलासा होगा कि मौलवी अब्दुल हक ने अपने मजमून में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की शख्सियत और उनकी अदबी खिदमात के मुतालिक तफसील से लिखा है। अब्दुल हक गुजरे हुए ज़माने की याद ताज़ा करते हुए कहते हैं कि मैं उस ज़माने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म था और अक्सर मौलाना से मिलने जाता रहता था। मौलाना उस वक्त कई किताबें तरतीब दे रहे थे। उन किताबों में यादगारे गालिब किसने लिखी, तो इसको लिखने वाले अल्ताफ हुसैन हाली हैं। और जो गालिब थे मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, ये उस्ताद थे किसके? अल्ताफ हुसैन हाली के। तो ये अपने उस्ताद के बारे में इन्होंने लिखा है जिस किताब का नाम है यादगारे गालिब। तो बहुत अहम किताब है। मौलाना एक रहम दिल इंसान थे। वो किसी को भी दुख या परेशानी में मुब्तला पाते तो उसकी मदद को पेश रहते। किसी की भी तकलीफ या परेशानी को दूर करना उन्होंने अपनी आदत बना ली थी। मुकदमा शेर व शायरी, ये भी याद रखिए, ये आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मुकदमा शेर व शायरी किसने लिखा। तो मुकदमा शेर व शायरी भी अल्ताफ हुसैन हाली ने ही लिखा है। यादगारे गालिब हो या हयात सादी हो, हयात जावेद हो, ये सारी किताबें लिखने वाले अल्ताफ हुसैन हाली हैं। तो मुकदमा शेर व शायरी में मौलाना ने शायरी के लिए कुछ उसूल वाजे किए थे जो उस वक्त लोगों को पसंद नहीं आए। एक अखबार के मुदीर ने मुकदमा शेर व शायरी के खिलाफ खूब लिखा, मगर हकीकत में इस किताब ने उर्दू अदब की दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया था। वक्त के साथ साथ मौलाना के अदबी मुखालफिन का जोर कम होता गया और फिर लोग हाली की तकलीद करने लगे। मौलाना की एक खासियत ये थी कि वो होनहार तलबा को देखकर बहुत खुश होते थे, उनकी हिम्मत अफजाई करते थे, यानी उनकी हौसला अफजाई करते थे। अंग्रेज़ी ज़बान से मौलाना बिल्कुल वाकिफ़ ना थे, यानी जो अल्ताफ हुसैन हाली थे इनको अंग्रेज़ी ज़बान बिल्कुल नहीं आती थी, मगर इसके बावजूद मगरबी तहजीब व तमद्दन को अच्छी तरह समझते थे, यानी वो उसको बोल नहीं पाते थे लेकिन उसको समझते अच्छे से थे। उनकी किताबें इस कदर मकबूल थी कि हाथों हाथ फ़रोख्त हो जाया करती थी, बिक जाया करती थी। मौलाना को कमज़ोरों और औरतों की बेबसी पर रहम आता था। उनकी बेबसी का उनको शिद्दत से एहसास था। मुनाजात बेवा और चुप की दाद, ये पूछा जाएगा अगर कि ये किसने लिखा मुनाजात बेवा और चुप की दाद, तो इसको लिखने वाले अल्ताफ हुसैन हाली हैं। मौलाना के इस एहसास की तर्जुमानी करती हैं। इसके बाद अगला है हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर। ये तो पिछली बार ही इसी टॉपिक से पूछा गया था, हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर से ही। तो इसका सियाक व सबाक लिखिए कि ये नसरी पारा, अब यहाँ पर नसरी पारा भी हो सकता है, इक्तिबास भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, इबारत हो सकता है, और पैराग्राफ भी हो सकता है। तो ये नसरी पारा हमारी दरसी किताब के सबक हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ यानी जिसके लेखक कौन है, एहतिशाम हुसैन रिजवी हैं। इसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तहजीबों का जायज़ा लिया है। इसके बाद सबक का जो पूरा खुलासा है वो लिखिए
कि मुतल्लिका मजमून में एहतिशाम हुसैन रिजवी ने हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन को तरक्की और उसका उर्दू ज़बान पर क्या असर हुआ उसका जायज़ा लिया है। वो कहते हैं कि उर्दू ज़बान में कई तहजीबों की आमोजिश है। हिंदुस्तान की तकसीम से पहले कई रहनुमा हिंदुस्तानी तहजीब में यकसानियत तलाश कर रहे थे, लेकिन मुल्क की तकसीम के बाद इस बात पर इख्तिलाफ पैदा हो गया। रिजवी कहते हैं कि 5000 साल कब्ल हमारे मुल्क में द्राविड़ आबाद थे, उसके बाद आर्या आए और शुमाली हिंद में छा गए। गो कि दोनों कौमें एक दूसरे से मुख्तलिफ थीं, मगर साथ रहते रहते बहुत सी बातें एक दूसरे से मुश्तरक हो गईं। इसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने हिंदुस्तानी तहरीक में हिस्सा लिया। भक्ति तहरीक के बाद मुसलमान हिंदुस्तान आए। उन्होंने यहाँ रहने वाली कौमों की तहजीब को अपने किरदार से मुतासिर किया। मुसलमान हुक्मरानों ने न सिर्फ हुकूमत की बल्कि बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। मुस्लिम बादशाहों और सूफियों ने अदब, ज़बान, फ़नून लतीफ़ा और देगर जितने भी तहजीबी अदारे थे उन सब को फ़रोग़ दिया। हिंदू और मुसलमान के मेल से एक नई तहजीब वजूद में आई। इस तहजीब ने ही उर्दू ज़बान को जन्म दिया। यानी उर्दू ज़बान जो है ये हिंदू और मुसलमान के मेलजोल से ही बनी। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आए तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम यकजहती को पामाल करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो गए और हिंदुस्तानी कौम 2 हिस्सों में बट गई। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि जो नस्र वाला हिस्सा है जिसे गद्यांश कहते हैं, उर्दू गद्यांश जो है उसकी तशरीह हमें कैसे करनी है। ये पूरा सबक का मैंने खुलासा इसी वजह से कराया हुआ है कि कहीं से भी पूछा जाए तो आप जो पैराग्राफ दिया जाए उसके अकॉर्डिंग उसकी तशरीह कर लीजिए, क्योंकि तशरीह करना अब आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन सियाक व सबाक जो भी तशरीह पूछा जाएगा तो कहीं से भी पूछा जाएगा, सियाक व सबाक जो है वो आप ऐसे ही लिख दीजिए। तो इस तरह आज हम लोगों ने इन सब को किया। अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।